हेलो फ्रेंड, मल्टीटेक के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं मुबारक अली, ईबी फैकल्टी। आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे ई बाइक कंट्रोलर में यूज़ होने वाले डीसी टू डीसी कन्वर्टर सेक्शन के बारे में। सबसे पहले हम समझेंगे कि डीसी टू डीसी कन्वर्टर सेक्शन का काम क्या होता है और कौन कौन से कंपोनेंट्स को लगाकर ये कन्वर्टर सेक्शन बनाया जाता है और ये कैसे वर्क करता है और इसके सप्लाई में कौन कौन से कंपोनेंट्स लगे होते हैं, कितनी वोल्टेज पे इसको ऑपरेट कराया जाता है, ये सारी चीज़ें और इनसे आने वाली प्रॉब्लम के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी कंट्रोलर में, चाहे वो ई बाइक कंट्रोलर हो या ई रिक्शा कंट्रोलर हो, जैसा कि जानते हैं कि वहाँ पे उस कंट्रोलर को दो टाइप से सप्लाई दिया जाता है, तब जाके कंट्रोलर आपका प्रॉपर तरीके से वर्क करता है। पहली जो सप्लाई होती है उसको डायरेक्ट सप्लाई कहा जाता है, जो बैटरी से दिया जाता है। आपने देखा होगा कि जो 48 वोल्ट या 60 वोल्ट या 72 वोल्ट की सप्लाई होती है, वो बैटरी से जब दी जाती है तो वो कंट्रोलर के प्लस और माइनस को दी जाती है, तो उसको डायरेक्ट सप्लाई कहा जाता है। दूसरी जो सप्लाई होती है वो होती है इनडायरेक्ट सप्लाई होती है। इनडायरेक्ट सप्लाई जो होती है वो आपका की वायर के द्वारा दी जाती है। जब आप चाबी को लगाते हो तो जो भी वोल्टेज, देखिए कंट्रोलर क्या होता है, वोल्टेज के अकॉर्डिंग आता है। कुछ कंट्रोलर देखने को मिलेंगे जो 48 वोल्ट पे भी ऑपरेट कराएंगे, 60 72, ये क्या होती है, उसकी इनपुट वोल्टेज होती है कि इतने वोल्टेज पे वो कंट्रोलर आपका प्रॉपर तरीके से ऑपरेट करेगा। अब मान लेते हैं कि वो कंट्रोलर 60 वोल्ट का है, अगर आप 48 वोल्ट दोगे तो वो कंट्रोलर आपका ऑपरेट नहीं होगा। तो यहाँ से जो BCC से यानी की वायर से जो 48 वोल्ट की सप्लाई दी जाती है वो आपकी क्या कहलाती है, इनडायरेक्ट सप्लाई कहलाती है। देखिए, जैसे कि मैंने शुरू में बताया कि जो डायरेक्ट सप्लाई होती है, जब भी डायरेक्ट सप्लाई की बात आती है तो जब डायरेक्ट सप्लाई जब बैटरी से देते हैं 48 60 या 72 की सप्लाई, तो ये सबसे पहले किसको दी जाती है, ड्रेन को दी जाती है। किसको दी जाएगी, मॉसफेट के ड्रेन को दी जाती है, वो भी अपर साइड के। बाकी किसी भी कंट्रोलर में अगर देखेंगे तो ये जो 48 डायरेक्ट सप्लाई जो जा रही है वो किसी भी सेक्शन को नहीं दी जाती है, वो सबसे पहले दी जाएगी अपर मॉसफेट का जो ड्रेन होता है उसी को दिया जाता है। ये जो ड्रेन वोल्टेज होता है ये मोटर को ऑपरेट कराने के लिए दिया जाता है। अगर ड्रेन पे वोल्टेज नहीं जाएगा तो मोटर आपका ऑपरेट नहीं होगा। माना कि आपका ड्राइवर सेक्शन काम कर रहा है, ड्राइवर सेक्शन 14 वोल्ट भेज रहा है, मॉसफेट को अनेबल डिजेबल कर रहा है, फिर भी आपका मोटर नहीं चलेगा, क्योंकि मोटर को चलने के लिए जो उसका इनपुट वोल्टेज है, जो 48 60 या 72 वोल्टेज है, जब तक वो वोल्टेज ड्रेन पे नहीं आएगा आपका मोटर वर्क नहीं कर सकता है। तो ये जो सप्लाई डायरेक्ट होती है ओनली मॉसफेट के ड्रेन पे जाती है। बाकी कंट्रोलर में अगर कहीं भी हम चेक करेंगे कि 48 वोल्ट या 60 वोल्ट हमको मिल जाए तो कहीं भी हमें देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन जो इनडायरेक्ट सप्लाई होती है, ये सप्लाई आपकी काफ़ी इंपॉर्टेंस होती है, क्योंकि अगर ये सप्लाई अगर आप नहीं दोगे कंट्रोलर आपका चालू नहीं होगा, कंट्रोलर वर्क नहीं कर सकता है। ऐसा नहीं होता है कि डायरेक्ट सप्लाई हमने दिया, ड्रेन पे मिल गया तो मोटर हमारा मूव कर जाएगा, कभी नहीं मूव करेगा, क्योंकि बाकी सेक्शन को वर्क करने के लिए उनको वोल्टेज की ज़रूरत होती है। तो कंट्रोलर में जितने भी सेक्शन होते हैं, खासकर MCU की अगर हम बात करें, जो कि मेन IC होती है, जो पूरे कंट्रोलर को कंट्रोल करने का काम करती है, यानी ऑपरेट कराने का काम करती है। अगर हम इसकी बात करें तो इसको भी वर्क करने के लिए वोल्टेज की ज़रूरत होती है। तो ये कभी भी MCU IC 48 60 72 वोल्ट पे कभी भी ऑपरेट नहीं कराया जाता है। अगर डायरेक्टली इसको इतना वोल्टेज दिया जाएगा तो ये IC आपकी क्या कर जाएगी, हीट करके शॉर्ट हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी। IC मार्केट में अवेलेबल नहीं है तो वो कंट्रोलर रिपेयर नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये जो सप्लाई होती है काफ़ी इंपॉर्टेंट सप्लाई होती है, जिसको BCC यानी ये जहाँ पे लगा होता है उसको BCC कहा जाता है, या की वायर के द्वारा जो 48 वोल्ट की सप्लाई दी जाती है। तो ये जो DC टू DC कन्वर्टर सेक्शन है, पहले इसको समझते हैं कि इसका यूज क्यों किया गया, क्या रीजन हुआ कि DC टू DC सेक्शन बनाना पड़ा। तो देखिए, जैसे कि कंट्रोलर है, कंट्रोलर में बहुत सारे सेक्शन होते हैं, उनको एक वोल्टेज पे ऑपरेट नहीं कराया जाता है। हर सेक्शन का अपना अलग अलग वोल्टेज होता है। जब उसको वो वोल्टेज दिया जाता है तो वो सेक्शन प्रॉपर तरीके से काम करता है। DC टू DC कन्वर्टर का काम होता है कि 48 वोल्ट 60 वोल्ट या 72 वोल्ट को लेकर उसको 14 वोल्ट में कन्वर्ट करना। क्यों, क्योंकि बहुत सारे सेक्शन जो कंट्रोलर में होते हैं वो कितने वोल्टेज पे ऑपरेट कराए जाते हैं, 14 वोल्ट पे ऑपरेट कराए जाते हैं। अगर 14 वोल्ट की सप्लाई नहीं बनेगी तो कई सारे सेक्शन आपके ऑफ मोड में चले जाएंगे, कंट्रोलर वर्क नहीं कर सकता है। तो कन्वर्टर सेक्शन जो स्पेशली बनाया जाता है वो इनपुट वोल्टेज को लेकर उससे जो 14 वोल्टेज यानी 14 वोल्ट की सप्लाई बनाई जाती है, जिससे कंट्रोलर आपका प्रॉपर तरीके से काम करता है। अब DC टू DC कन्वर्टर सेक्शन दो टाइप से देखने को मिलता है, एक ट्रांसफार्मर बेस होता है, एक IC बेस होता है। IC बेस अगर हम देखेंगे तो ई बाइक में सबसे ज़्यादा इसका यूज किया जाता है। अगर आप ई बाइक के कंट्रोलर में देखोगे तो सबसे ज़्यादा आपको क्या देखने को मिलता है, IC बेस उसका DC टू DC कन्वर्टर सेक्शन देखने को मिलता है।
तो इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं इसी आईसी बेस डीसी टू डीसी कन्वर्टर के बारे में, कैसे ये आईसी वर्क करती है और कैसे 14 वोल्टेज की सप्लाई को जनरेट करता है। ये सारी चीज़ें इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पे हमने लिया है बीसीसी वायर, जहाँ पे आपका की वायर लगा होता है। की वायर पे हमें क्या होना है, वोल्टेज देना होता है, जो भी उसका इनपुट वोल्टेज होता है उतना वोल्टेज दे दे। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे, जब भी आप इनपुट वोल्टेज देते हो की वायर के द्वारा, तो यहाँ से दो सप्लाई आपकी बनती है। एक सप्लाई चली जाती है डीसी टू डीसी कन्वर्टर को, दूसरी सप्लाई अगर हम देखेंगे तो यहाँ से कुछ रजिस्टर कंपोनेंट से होते हुए ये सप्लाई कहाँ पे जाती है, एमसीयू को जाती है। देखिए, कोई भी अगर इलेक्ट्रॉनिक आईसी है, अगर हमें उस आईसी को वर्क में लाना है तो सबसे पहले उस आईसी को एक्टिव करना होता है। ऐसा तो है नहीं कि डायरेक्ट हमने वोल्टेज दिया आईसी हमारी काम करना शुरू कर देगी, ऐसा तो होता नहीं। यही आईसी है, इस आईसी का काम होता है आउटपुट देना। अगर हम इनपुट नहीं देंगे तो आउटपुट कहाँ से देगी, नहीं देगी ना भाई। इनपुट देंगे तभी तो ये आउटपुट देगी। उसी तरीके से अगर एमसीयू से हमें वर्क लेना है, एमसीयू को एक्टिव करना है, तो इसको यहाँ पे वोल्टेज दिया जाता है। किसके द्वारा दिया जाता है, बीसीसी वोल्टेज के द्वारा। यहाँ पे आपके 3-4 रजिस्टर लगे होते हैं, उनसे इस वोल्टेज यानी जो हाई वोल्टेज होता है उसको लो वोल्टेज में कन्वर्ट करके एमसीयू को दे दिया जाता है, जिससे एमसीयू आपका अनेबल हो जाता है। यानी एक तरह से अगर बोला जाए तो आपका एमसीयू ऑन हो जाता है। तो यहाँ पे इसको ऑन होने के लिए कितनी वोल्टेज चाहिए, 2.0 या 1.8 वोल्टेज यहाँ पे बनना चाहिए। कभी कभी इसकी भी प्रॉब्लम आती है, इनमें से अगर रजिस्टर कोई एक ख़राब हो जाता है, एमसीयू को अगर वोल्टेज नहीं मिलेगा तो एमसीयू क्या होगा, आपका एक्टिव नहीं होगा, ऑन नहीं होगा, कंट्रोलर आपका वर्क नहीं करेगा, किसी को सिग्नल नहीं देगा, खासकर ड्राइवर सेक्शन को सिग्नल नहीं मिलेगा तो आपका मोटर कभी भी मूव नहीं करेगा। और कंट्रोलर में प्रॉब्लम कैसे आती है, यही आती है, अगर मोटर नहीं चल रहा है तो कंट्रोलर आपका ख़राब है। यही होता है ना भाई, थ्रोटल हम ले रहे हैं, मोटर हमारा मूव नहीं कर रहा है तो इसका मतलब कंट्रोलर में प्रॉब्लम है। ठीक है, तो ये सप्लाई आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस होती है। जब भी आप कंट्रोलर में आप 14 वोल्ट की सप्लाई चेक कर रहे हैं तो इस वोल्टेज को चेक करना कंपलसरी होता है। अगर इनमें से कोई रजिस्टर निकल जाता है या कोई रजिस्टर अपने वैल्यू को बढ़ा देता है तो यहाँ पे 0 वोल्टेज आता है, जिससे एमसीयू अनेबल नहीं होता है, मतलब ऑन नहीं होता है, जिससे आपका कंट्रोलर वर्क नहीं करता है। तो ये सप्लाई आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस होता है। इससे सर्किट में देखेंगे तो थोड़ा सा डिस्टेंस पे इसको बनाया जाता है। आपको इसको फाइंड करना आना चाहिए, क्योंकि फाइंड करना आएगा तो आप इसकी रिपेयरिंग बड़ी इजी तरीके से कर सकते हैं। तो पहली सप्लाई यहाँ पे हमें चली जाती है 2.0 या 1.8 वोल्ट की सप्लाई कहाँ पे मिलेगी, एमसीयू को मिलेगी। ठीक है, उसके बाद यही सप्लाई अगर हम देखेंगे जो हमारी 60 या 72 वोल्ट, खासकर ई बाइक जो होता है 60 या 72 वोल्ट का ज़्यादातर बनाया जाता है, वैसे 48 वोल्ट के भी देखने को मिलते हैं। तो यहाँ से जो सप्लाई आपकी निकलेगी, यहाँ पे एक नॉर्मल डायोड लगा होता है जो कि सीरीज में होता है। यहाँ पे एनोड पे वोल्टेज आएगा, एनोड के द्वारा वो कैथोड को वोल्टेज पास कर देगा। यहाँ पे हमें कार्बन रजिस्टर देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पे मैंने 2 रजिस्टर का नाम लिखा है, एक तो मैंने 100 ओम लिखा है और दूसरा हमने 20 ओम लिखा है। बहुत सारे कंट्रोलर में देखेंगे तो यहाँ पे एसएमडी बेस रजिस्टर का यूज किया जाता है। एसएमडी बेस यानी एसएमडी में लगा होता है, उसके ऊपर कोड लिखा होता है। जैसा कि आप लोगों ने कंट्रोलर में देखा होगा, इस तरीके से कोड दिया होता है, यानी 20 ओम का रजिस्टर लगा होता है। तो यहाँ पे ए भी रजिस्टर देखने को मिल सकता है, कार्बन रजिस्टर भी आपको देखने को मिल सकता है। अगर ये रजिस्टर का यहाँ पे यूज किया गया है तो अगर देखेंगे तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यही रजिस्टर क्रिएट करता है। मान लेते हैं कि आपने यहाँ पे इनपुट वोल्टेज दिया, आउटपुट में वोल्टेज आपका ड्रॉप हो रहा है। वोल्टेज ड्रॉप होने का मतलब हम तो आईसी को बाद में कहेंगे कि आईसी हमारी ख़राब है। पहले तो हमें देखना है कि उस सर्किट में कौन सा ऐसा कंपोनेंट लगा है जो वोल्टेज को ड्रॉप मार सकता है। रजिस्टर ही एक ऐसा कंपोनेंट है जो वोल्टेज को कम ज़्यादा कर सकता है। अब मान लेते हैं कि ये 20 ओम का रजिस्टर है, अगर ये मेगा ओम में पहुंच जाएगा तो जाहिर सी बात है वोल्टेज पास नहीं करेगा, वोल्टेज को ड्रॉप मार जाएगा ना। तो वोल्टेज अगर ड्रॉप मार अगर यहाँ पे जैसे आप सर्किट की चेकिंग कर रहे हो कि यहाँ पे वोल्टेज प्रॉपर मिला है, यहाँ पे वोल्टेज प्रॉपर नहीं मिला है और वहाँ पे एसएमडी बेस रजिस्टर का यूज किया है, तो ज़्यादातर ये रजिस्टर आपका क्या होता है, फॉल्टी होता है। आप इसे ओम रेंज पे चेक करोगे तो ये मेगा ओम में पहुँच जाता है। आप इस रजिस्टर को चेंज करोगे, यहाँ से प्रॉपर वोल्टेज आउट होगा, आपके 14 वोल्ट की प्रॉब्लम सोल्व हो जाती है। तो पहला हमारा स्टेप क्या होता है, अगर इस तरह के केस आते हैं तो हमें इसको चेक करना होता है ना। उसके बाद यही सप्लाई कहाँ पे चली जाती है, डायरेक्ट आईसी के पिन नंबर 5-6 को जाती है। ये इस आईसी का क्या होता है, इनपुट वोल्टेज होता है। अब ये आईसी को ट्रिगर करने की ज़रूरत नहीं होती है। ट्रिगर का मतलब क्या होता है कि कुछ आईसी होती हैं आउटपुट कब देती हैं, जब उनको ट्रिगर किया जाता है। जैसे मान लेते हैं कि कोई आईसी है, अगर एमसीयू उसको सिग्नल देगा तभी वो आईसी आउटपुट देगी। यहाँ पे इस आईसी को किसी को ट्रिगर की ज़रूरत नहीं पड़ती है, यानी जैसे ही इसको इनपुट वोल्टेज दिया जाएगा तुरंत ये आउटपुट वोल्टेज देना शुरू कर देगी। अगर इस आईसी का प्रोसेस समझा जाए तो रेगुलेटर आईसी की तरह ये काम कर रही है। जैसे रेगुलेटर आईसी क्या होता है, उसका इनपुट वोल्टेज हाई होता है और वो लो हाई वोल्टेज बनाकर आउटपुट करता है।
तो इसी तरीके से जैसे ही यहाँ पे 48 वोल्ट या 60 72 वोल्टेज आएगा, इस आईसी के पिन नंबर 5 6 पे इनपुट करेगा, तो तुरंत यहाँ से क्या होगा, ये आईसी आउटपुट देना शुरू कर देती है और पिन नंबर 7 और 8 से 14 वोल्ट की सप्लाई आउट हो जाती है। ठीक है, तो ये इसका आउटपुट होगा, 7 और 8 नंबर क्या होगा, इसका आउटपुट होगा, 5 6 क्या होगा, इसका इनपुट वोल्टेज होता है। कभी कभी ये ऐसी खुद खराब हो जाती है, क्योंकि अगर हमने रजिस्टर को चेक किया, रजिस्टर ओके, और यहाँ पे हमें वोल्टेज ड्रॉप मिल रहा है, यानी 14 वोल्ट हमें प्रॉपर तरीके से नहीं मिल रहा है, तो हम कह सकते हैं कि आईसी खराब है। क्योंकि आईसी इनपुट ले रही है और आउटपुट नहीं दे रही है, तो प्रॉब्लम किस में होगी, आईसी में, क्योंकि इसके बीच तो कोई कंपोनेंट्स का यूज नहीं किया गया है। अगर यहाँ पे हमें वोल्टेज नहीं मिल रहा है या वोल्टेज हमें ड्रॉप मिल रहा है, तो हम कह सकते हैं कि ये जो हमारी आईसी होती है डीसी टू डीसी कन्वर्टर आईसी, ये आईसी आपकी 100% क्या होती है, ख़राब होती है। फिर आईसी को चेंज करते हैं तो वोल्टेज यहाँ पे बन जाता है, ये प्रॉब्लम आपकी सोल्व हो जाती है। अब यही 14 वोल्ट की सप्लाई कहाँ पे चली जाती है, यहाँ पे एक नॉर्मल कॉइल लगा होता है जो कि आपका एसएमडी सॉलिड बेस रहेगा। यही 14 वोल्ट की सप्लाई जाती है, यहाँ पे एक डायोड लगा होता है जो सीरीज में लगा होता है। ये डायोड क्या करता है, एनोड पे 14 वोल्ट लेता है और कैथोड के द्वारा ये वोल्टेज भेजता है इस आईसी के पिन नंबर 1 पर। ये आईसी पिन नंबर 1 क्या होता है, इस आईसी का फीडबैक सप्लाई होता है। ये आईसी क्या करती है, फीडबैक सप्लाई लेती है कि 14 वोल्ट हमारा बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ठीक है, अब यही 14 वोल्ट की सप्लाई जब यहाँ पे जनरेट हो जाएगी, ये आईसी आउटपुट दे देगी, तो ये अलग अलग सेक्शन के लिए 14 वोल्ट की सप्लाई चली जाती है। जैसे कि जानते हैं कि कंट्रोलर में 3 अपर ड्राइवर सेक्शन बनाए जाते हैं, चाहे वो रिक्शा कंट्रोलर हो या ई बाइक कंट्रोलर हो, दोनों में हमें ये ड्राइवर सेक्शन देखने को मिलते हैं। 3 अपर ड्राइवर सेक्शन में देखने को मिलते हैं और 3 लोअर ड्राइवर सेक्शन देखने को मिलते हैं, यानी सपोर्टिंग ड्राइवर सेक्शन। अब अपर ड्राइवर सेक्शन को वर्क करने के लिए, यानी उसको एक्टिव होने के लिए कितनी वोल्टेज की जरूरत होती है, 14 वोल्ट की जरूरत होती है। जब यहाँ पे 14 वोल्ट बनेगा तभी अपर ड्राइवर सेक्शन को 14 वोल्ट मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे जो अपर में मॉसफेट लगे होते हैं या लोअर में मॉसफेट लगे होते हैं, वो मॉसफेट कब अनेबल होते हैं, जब उनको 14 वोल्ट दिया जाता है। उनके गेट पे जब 14 वोल्ट जाएगा तभी मॉसफेट आपका क्या होगा, अनेबल होगा, तभी आपका मोटर मूव करेगा। अगर मॉसफेट का गेट अनेबल नहीं होगा तो ड्रेन की वोल्टेज सोर्स को नहीं मिलेगी, और सोर्स और ड्रेन के बीच में क्या होता है, मोटर का एक वायर कनेक्ट किया जाता है। इसी तरीके से 3 ड्राइवर सेक्शन मिलेंगे। तो यहाँ पे हमें 3 डायोड देखने को मिलते हैं 14 वोल्ट की सप्लाई में। जो अपर ड्राइवर सेक्शन को 14 वोल्ट की सप्लाई जाती है, यहाँ पे 3 डायोड से होते हुए जाती है। तो यहाँ पे देखिए 14 वोल्ट की सप्लाई निकली, तो ये अपर ड्राइवर के किसको जाती है, पीएनपी ट्रांजिस्टर के एमीटर को जाती है। अब ई बाइक में अगर देखेंगे तो ड्राइवर सेक्शन भी 2 टाइप से होता है, एक आईसी बेस होता है, एक ट्रांजिस्टर बेस होता है। अगर आईसी बेस होगा तो वहाँ पे ये डायोड हमें देखने को नहीं मिलते हैं, डायरेक्ट वो आईसी के पिन नंबर 1 पर 14 वोल्ट की सप्लाई चली जाती है। समझ में आ गया, 14 वोल्ट की सप्लाई डायरेक्ट आईसी के पिन नंबर 1 पे जाएगी, जो वहाँ पे ड्राइवर आईसी लगाई जाती है। लेकिन अगर वो ट्रांजिस्टर बेस्ड ड्राइवर सेक्शन है तो वहाँ पे 3 डायोड कॉमन है कि आपको देखने को मिलेंगे। इस डायोड से होते हुए 14 वोल्ट की सप्लाई पीएनपी ट्रांजिस्टर के एमीटर को मिलेगा। अब जब ट्रांजिस्टर के एमीटर को मिल जाएगा, जब एमसीयू उसको क्या करेगा, सिग्नल देगा, तो उसी 14 वोल्ट की सप्लाई को मॉसफेट के गेट पे भेजा जाता है, जिससे मॉसफेट क्या होता है, आपका अनेबल हो जाता है। और यही 14 वोल्ट की सप्लाई कहाँ पे जाएगी, लोअर ड्राइवर को भी जाएगी, क्योंकि लोअर ड्राइवर को भी क्या करना होता है, 48 वोल्ट को डिस्चार्ज करना होता है, यानी उसको 0 करना होता है। देखिए अपर मॉसफेट क्या करता है, अपर ड्राइवर सेक्शन क्या करता है, ओनली मोटर को चलाता है। लोअर ड्राइवर सेक्शन क्या करता है कि अपर को सपोर्ट करता है कि अपर ड्राइवर सेक्शन या अपर मॉसफेट प्रॉपर तरीके से काम करे, क्योंकि जो अपर मॉसफेट होता है उसका अगर हम सोर्स की बात करें तो लोअर मॉसफेट के ड्रेन से जुड़ा होता है। तो जब 48 या 60 वोल्ट की सप्लाई ड्रेन टू सोर्स पास किया जाता है तो कुछ वोल्टेज क्या होता है, वही वोल्टेज आपका लोअर ड्राइवर सेक्शन में आ जाता है। अब लोअर ड्राइवर सेक्शन में क्या चाहिए, उसको भी 48 या 60 जो 72 वोल्टेज आया है, उस वोल्टेज को डिस्चार्ज करने के लिए, यानी 0 करने के लिए लोअर ड्राइवर सेक्शन बनाया गया। तो इसके भी ड्राइवर सेक्शन को वर्क करने के लिए कितनी वोल्टेज की जरूरत पड़ेगी, 14, क्योंकि जब 14 वोल्ट जाएगा तो मॉसफेट अनेबल होगा। तो मॉसफेट जब अनेबल होगा तो वो ड्रेन की वोल्टेज को किसको देगा, सोर्स को। और लोअर ड्राइवर सेक्शन में आप हमेशा याद रखिए, जो उसका सोर्स होता है हमेशा नेगेटिव से कनेक्ट होता है। तो जैसे ही उसको 48 वोल्ट या 60 या 72 वोल्ट मिलेगा, उस वोल्टेज को वो 0 कर देगा। ठीक है, तो लोअर ड्राइवर को सेक्शन को वर्क करने के लिए क्या चाहिए, 14 वोल्ट की जरूरत पड़ती है। तो ये भी जाएगा पीएनपी ट्रांजिस्टर के एमीटर को दिया जाएगा, उसी 14 वोल्ट के द्वारा मॉसफेट को अनेबल डिसेबल किया जाता है, जिससे अपर मॉसफेट प्रॉपर तरीके से काम कर लेता है। तो ये हमारी पहली सप्लाई हुई 14 वोल्ट। 14 वोल्ट से कुछ सेक्शन प्रॉपर तरीके से ऑपरेट कराए जाते हैं। अब ये 14 वोल्ट की सप्लाई बनी किससे, डीसीसी से, यानी डीसी टू डीसी कन्वर्टर से बनी। अगर डीसी टू डीसी कन्वर्टर काम नहीं करेगा तो ये 14 वोल्ट नहीं बनेगा। 14 वोल्ट नहीं बनेगा तो ये सेक्शन आपका काम नहीं करेगा, और जब ये सेक्शन काम नहीं करेगा तो मोटर आपका मूव नहीं करेगा। समझ में आ रहा है।
उसके बाद क्या होता है, अब इसी 14 वोल्ट से 5 वोल्ट सप्लाई की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि बहुत सारे जो सेक्शन होते हैं, जो उसमें बहुत सारी सप्लाई सेक्शन दिए जाते हैं, उनको ऑपरेट होने के लिए 5 वोल्टेज की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे हमें DC टू DC कन्वर्टर में रेगुलेटर IC देखने को मिलती है, जो कि 78L05 IC होती है। अब जब 14 वोल्ट की सप्लाई इसके पिन नंबर 3 पे जाएगा, तो ये IC क्या करेगी, उस 14 में से बाकी वोल्टेज को ग्राउंड कर देगी और 5.0 वोल्ट की सप्लाई को आउट करेगी। 14 वोल्ट की सप्लाई IC के पिन नंबर 3 पे जाएगा, पिन नंबर 2 इसका ग्राउंड होता है, और पिन नंबर 1 से 5 वोल्ट की सप्लाई आउट होना शुरू हो जाती है। यही 5 वोल्ट की सप्लाई सबसे पहले किसको जाती है, MCU को जाएगी। यहाँ पे मैंने दिखा रखा है, MCU को मिलेगा, क्योंकि MCU को क्या करना है, अपने अंदर फ्रीक्वेंसी को यानी क्लॉक सिग्नल को जनरेट करना है। क्लॉक सिग्नल जनरेट करने के लिए इसको 5.0 वोल्टेज दिया जाएगा, और जब तक ये 5.0 वोल्टेज इसको नहीं मिलेगा, ये क्लॉक जनरेट नहीं करेगी, यानी सिग्नल नहीं बनाएगी। अब सिग्नल नहीं बनाएगी तो ये किसी सेक्शन को वर्क करने नहीं देगी। जैसे आप थ्रोटल लेते हो तो सिग्नल पास किया जाता है, आपका ड्राइवर सेक्शन एक्टिव हो जाता है, 14 वोल्ट आपका पास हो जाता है। अगर MCU को 5 वोल्ट नहीं मिलेगा तो ये सिग्नल जनरेट नहीं करेगी, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, लोकल ऑक्सीलेटर क्रिस्टल लगा होता है। लोकल ऑक्सीलेटर क्रिस्टल लगा होता है, जैसे ही 5 वोल्ट दिया जाता है तो वो और लोकल ऑक्सीलेटर क्या करता है, क्लॉक पल्स जनरेट कर देता है, जिससे MCU के बहुत सारी पिनों पे क्लॉक पल्स यानी सिग्नल जनरेट होना शुरू हो जाती है, यानी वहाँ से आउटपुट होना शुरू हो जाती है। तो पहली सप्लाई इसको चाहिए 5.0 वोल्टेज। अगर इसको 5 वोल्ट नहीं मिलेगा तब भी IC वर्क नहीं करेगी। तो इम्पोर्टेंस ये भी होता है, जब भी कंट्रोलर आए तो 5 वोल्ट सप्लाई को भी चेक करना जरूरी है कि MCU को 5.0 वोल्टेज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। उसके बाद देखेंगे तो यही 5 वोल्ट होता है, मोटर हॉल सेंसर के रेड वायर को चला जाता है। जैसे मोटर हॉल सेंसर को वर्क करने के लिए, वहाँ पे उसके सेंसर को एक्टिव करने के लिए 5 वोल्ट की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पे हमें एक नॉर्मल डायोड देखने को मिलेगा। डायोड के एनोड पे 5.0 वोल्टेज होगा, लेकिन वहाँ पे देखेंगे उसके कैथोड में तो 4.3 4.7 वोल्टेज देखने को मिलता है। और ये कहाँ पे चला जाएगा, मोटर हॉल सेंसर के रेड वायर को चला जाएगा एक डायोड के द्वारा। उसी तरह थ्रोटल के रेड वायर को भी दिया जाएगा, यहाँ पे भी आपका डायोड एक नॉर्मल देखने को मिलेगा, और यही सप्लाई आपकी चली जाएगी रेड वायर को, थ्रोटल को, क्योंकि दोनों के अंदर क्या होता है, सेंसर को पहले एक्टिव करना होता है। अब जब तक 5 वोल्ट नहीं जाएगा सेंसर आपका एक्टिव नहीं होगा। आपने देखा होगा थ्रोटल पे जैसे ही 5 वोल्ट दिया जाता है, ग्रीन वायर पे 0.8 वोल्ट का सिग्नल बन जाता है, यानी उसका सेंसर एक्टिव हो जाता है। उसी तरह मोटर हॉल सेंसर को भी दिया जाता है सेंसर को एक्टिव करने के लिए, ताकि मोटर आपका प्रॉपर तरीके से मूव कर सके। यही सप्लाई आपकी चली जाती है लोअर ड्राइवर के NPN ट्रांजिस्टर के बेस को चली जाती है, क्योंकि लोअर ड्राइवर में जो NPN ट्रांजिस्टर लगा होता है उसको ऑलवेज ऑन होने के लिए 5 वोल्ट की वोल्टेज की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ से ही 5 वोल्ट की सप्लाई दी जाएगी, तभी वो ड्राइवर सेक्शन उसका काम करेगा। अब 5 वोल्ट की सप्लाई अगर नहीं बनेगी तो वो ड्राइवर सेक्शन काम नहीं करेगा, तो मॉसफेट आपका अपर मॉसफेट वर्क नहीं करेगा, हीटिंग करेगा और आपका मोटर वर्क नहीं करेगा। इसी तरीके से यही 5 वोल्ट की सप्लाई जो होती है वो मोटर हॉल सेंसर में जो येलो ब्लू ग्रीन वायर लगे होते हैं उनको वर्क करने के लिए यही 5 वोल्ट की ज़रूरत पड़ती है। तो जब यहाँ पे 5 वोल्ट बनेगा तभी मोटर हॉल सेंसर को भी मिलता है। अब अगर इनमें से मोटर हॉल सेंसर में से किसी एक वायर को वोल्टेज नहीं मिला, तो आपने देखा होगा गाड़ियों में काफ़ी प्रॉब्लम आती है, जब आप गाड़ी को स्टार्ट करते हो तो झटका लेती, बहुत ज़्यादा लेती है, उसके बाद नॉर्मली चलना स्टार्ट कर देती है। उसके बाद जब गाड़ी को आप रोकते भी हैं, जब उसको स्टॉप करते हैं, तब भी आपकी गाड़ी क्या होती है, झटके के साथ स्टार्ट होती है। तो प्रॉब्लम ज़्यादातर होती है वो मोटर हॉल सेंसर के इन्हीं येलो ब्लू ग्रीन वायर की होती है। अगर इनमें से कोई एक वायर पे वोल्टेज नहीं बनेगा या कोई एक वायर प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं करेगा, इसका सेंसर वर्क नहीं करेगा, तो इस तरह की प्रॉब्लम आपको देखने को मिलते हैं। बाकी यही 5 वोल्ट जो होती है बहुत सारे सेक्शन को दिया जाता है। हमने सिर्फ इतने ही सेक्शन बना के यहाँ पे समझाया है कि किस तरीके से DC टू DC कन्वर्टर सेक्शन आपका काम करता है। तो किसी भी अगर ई-बाइक कंट्रोलर में अगर IC बेस्ड DC टू DC कन्वर्टर सेक्शन दिया है, तो वो इस तरीके से उसको सर्किट को ड्रॉ करके वहाँ पे कंपोनेंट को लगा के सप्लाई देके 14 और 5 वोल्ट की सप्लाई जनरेट की जाती है। यही होता है DC टू DC कन्वर्टर सेक्शन का काम होता है। ठीक है, अगर ये सेक्शन आपका वर्क नहीं करेगा तो 14 वोल्ट नहीं बनेगा, कंट्रोलर आपका चालू नहीं हो सकता है। तो कभी भी अगर 14 वोल्ट की प्रॉब्लम आती है तो हमें सर्किट के अकॉर्डिंग उसको स्टेप बाय स्टेप चेक करते हैं, तो फॉल्ट आपको ईजिली पता चल जाता है कि 14 वोल्ट हमारा बन रहा है तो क्यों नहीं बन रहा है, तो क्यों नहीं बन रहा है, किस सर्किट में प्रॉब्लम है, IC की प्रॉब्लम है कि कंपोनेंट्स की प्रॉब्लम है। आप स्टेप बाय स्टेप उसको चेक कर सकते हैं। दूसरी चीज़, अगर MCU आपका अनेबल नहीं हो रहा है तो यहाँ पे आप उसके वोल्टेज को चेक कर सकते हो कि इसको प्रॉपर 2.0 या 1.8 वोल्ट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ठीक है, जैसा कि आपने देखा कि जो IC बेस्ड DC टू DC कन्वर्टर सेक्शन होती है, हमने स्टेप बाय स्टेप एक एक पिनों का कॉन्सेप्ट, कॉन्फ़िगरेशन, एक एक सप्लाई के बारे में बताया। तो आज की वीडियो में बस इतना ही।
है।